क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका जो 7 मार्च का जो पेपर है समाजी विज्ञान का, उसका पूरा सॉल्यूशन आज हम देखने वाले। यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ हिंदी मीडियम का रहेगा इस तरह से निर्देश, और ये इंग्लिश मीडियम का रहेगा, ठीक है। और पहले पेज में आपका केवल यहाँ पर प्रश्न पत्र ही रहेगा, दूसरे पेज से आपके सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए रहेंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा। जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में क्या है? 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो किस देश में फैली थी? अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? उन्होंने स्थापना की थी 1916 में। सरकार का जो बेहतर रूप है, देखिए 23 प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, 23 के 23 ही, ठीक है। सरकार का जो बेहतर रूप होता है वो कौन सा है? ठीक है, लोकतंत्र। भूटान आंदोलन किसने चलाया था? भूटान जो आंदोलन था वो विनोबा भावे ने चलाया था, तो यहां पर एकदम राइट रहेगा आपका आ। चलिए, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। चलिए, इसके बाद में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995 में, ठीक है। यही देखिए, हमारे इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे। देख लीजिए, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि और सारी चीज़ आपको नज़र आए, ठीक है। ये हो गया आपका, इतने स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए, ठीक है, ये आपका चौथा और पांचवा और छठा, ठीक है। अब है दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान, ठीक है, उसी तरह भर लीजिएगा आप भी। असहयोग खिलाफत आंदोलन रिक्त स्थान में शुरू हुआ तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। किसमें? जनवरी 1921। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव रिक्त स्थान के आधार पर किया जाता है, ठीक है, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे अंक चाहिए, 75 से 75 नंबर लाना चाह रहा है, पेपर को रट डालिएगा, पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन, ठीक है। भारत में औसतन एक स्त्री जो है एक पुरुष की तुलना में 1 घंटे ज्यादा काम करती है। 1 घंटे ज्यादा काम करती है। चलिए, भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति वो सन, ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहां से देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप तुरंत है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहां से देख लीजिए, यहां से, ठीक है। अब है सही जोड़ी। हिंदू स्वराज, महात्मा गांधी, सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये उद्योग से संबंधित काम है। प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, महामंदी का जो दौर था वो था 1929। मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, देखिए मक्का के आयात पर प्रतिबंध इस तरह से, जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर क्या कर दी, ठीक है, रोक लगाने का कोशिश की, मतलब उन पर दबाव डाला, ठीक है, प्रेशर डाला कि तुम्हें ना बाहर से मक्का नहीं बुलवाओगे, ठीक है। तो जो बड़े जो होता बड़े व्यक्ति होते उनकी सुनती ही सरकार, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार को भी उनकी बातें सुननी पड़ी थी और मक्का के आयात पर रोक लगा दी। तो ये जो रोक लगी थी ये कौन से नियम के द्वारा लगी थी? ये कार्न लॉ। बस ये कभी कभी ये प्रश्न भी आता है,
कार्नला क्या है, तो वहां पर लिख दीजिएगा आप, ठीक है, कि बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी, और जिस नियम के द्वारा, जिस कानून के सहारे इस पर रोक लगाई गई, वो कार्नला कहलाता है। चलिए, इसके बाद महामंदी। महामंदी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, मक्का के आयात भी हो गया, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहा जाएगा 1931, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहां से देख लीजिए, ये आपकी सही जोड़ी है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया? जमशेदपुर। चलिए, लोकतंत्र जो शासन की अन्य व्यवस्थाओं का बेहतर रूप है, ठीक है, कोई एक बिंदु लिखना है तो यहां पर हम लिख देंगे नागरिकों को समानताओं को बढ़ावा देना, तो यहां पर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लिख लेता हूं पहले मैं। चलिए, तो मैंने लिख लिया, यहां पर देख लीजिए, नागरिकों में समानताओं को बढ़ावा देना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी, 73%, ठीक है। चलिए, भारत में सरकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय, ठीक है। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1953 में किया गया। चलिए, इसके बाद में आपका देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए, ठीक है, सत्य और असत्य, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम का था। अब सत्य और असत्य की बात करें तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण देती है, भैया कर्जा देती है लाभ कमाने वालों के साथ साथ डुबाने वालों को, ठीक है, जो विदेश भाग जाते हैं, ठीक है, देख लिया होगा आपने। तो ये असत्य है, और ये आपका सत्य रहेगा। चौथे की यदि बात करें तो ये असत्य रहेगा, पांचवा असत्य लगा दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूं ऐसा। चलिए, यहां से देखिए, ये इंग्लिश मीडियम हो गए ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 6 से आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे, ठीक है। संसाधन क्या है? ठीक है, संसाधन क्या है? बांगर क्या है? इसके बाद में संसाधन से क्या आशय है, हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, और नवीकरणीय संसाधन योग्य संसाधन को स्पष्ट करिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, देख लीजिए नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी है। गहन कृषि क्या है? सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर बताना है। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। पवन हंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पवन हंस? देखिए, पाइपलाइन परिवहन के महत्व आपको लिखना है। डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। व्यापार से क्या आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताने हैं, ठीक है। रेल परिवहन के कोई दो नुकसान या हानि या नुकसान बताइए। यही प्रश्न आएंगे, हुबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। कोई गलत जानकारी मैं इस चैनल पर कभी भी नहीं दूंगा, ठीक है। 10th की परीक्षा हमें एक बार देनी है और इसमें हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में आपको परसेंटेज का जो, ठीक है, कमी महसूस ना हो, ठीक है। मैं बिल्कुल पूरी मदद कर रहा हूँ, ठीक है भैया, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या था? जमशेदजी जीजी भैया कौन है? निरंकुशवाद से क्या आशय है? गाथा गीत से क्या आशय है? ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, ठीक है। कारण दीजिए। गुटेनबर्ग के प्रेस पर टिप्पणी। अल्प बेरोजगारी क्या है? अंतिम उत्पादन से क्या आशय है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मैं पहले प्रश्न आपको यहां पर बता रहा हूं, विदेशी व्यापार क्या है, यहां से देखिए, ठीक है। मैं एक साथ इन सारे क्वेश्चनों का अभी सॉल्यूशन पीडीएफ तैयार की पूरी, और वो भी कॉपी में। ऐसा भी नहीं है कि भैया, ठीक है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में सारी तैयारी कराई मैंने पहले से ही, ठीक है। मैंने बच्चों की जो कोचिंग में पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं में से आपके अधिकतर प्रश्न फंसे हैं, ठीक है, वार्षिक पेपर में। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, पूरी पीडीएफ तैयार करवा ली गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, साइमन कमीशन पर टिप्पणी दिखना है, और
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका का वर्णन करना है। तो ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 में आपका प्रश्न दिया गया था, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए संसाधन वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। कोई भी हो सकता है, भले ही वो ट्रैक्टर हो, मशीन हो, मोबाइल हो, ठीक है, सब कुछ क्या है, संसाधन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए बांगर क्या है, देखिए बांगर क्या है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो पुरानी जो मिट्टी है उसके विक्षेप से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो निक्षेप हुआ उस निर्मित भू आकार को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। ऊंचाई के कारण बाढ़ के पानी यहां तक नहीं पहुंच सकता, ये जो मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इतना सा लिख दीजिएगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद संसाधन हमारे लिए क्यों के लिए क्या महत्व है, तो देखिए संसाधन की डेफिनेशन तो ऊपर हो गई है। संसाधन का महत्व जो है, देखिए संसाधन जो है मानव जीवन के लिए इसको सुखद बनाते हैं। आदिकाल में मानव जो है प्रकृति पर निर्भरता, जैसे लकड़ी जो जंगलों से प्राप्त करता था, सब पहले से ही निर्भर था। धीरे धीरे मानव अपनी बुद्धि और कौशल से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग करने लगा। आज विश्व में के राष्ट्र अधिक उन्नत और संपन्न माने जाते हैं, ठीक है। जिनके पास अधिक संसाधन हो गए हैं वो आज प्रगति के सूचक बन गए हैं। इसलिए संसाधन हमारे जीवन के लिए एक बड़ा महत्व बताते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। बढ़िया से कंप्लीट करें। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पवन ऊर्जा हो गया आपका, सौर ऊर्जा हो गया। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, नाम में लग रहा है निर्वाह का मतलब वही है जीवन यापन करना। और ऐसी कृषि जिसके जो जमीन के छोटे टुकड़ों पर पुराने औजारों जैसे लकड़ी के हल, ठीक है, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी, यानी कि जो हमारी जो बैलों से खेती की जाती थी, ये आदिवासी लोगों में आज भी प्रचलित है। उधर बाहर, ठीक है, यहाँ पर जो एमपी में जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें अभी भी ये खेती की जाती है। तो ये जो खेती है, ठीक है, यहाँ खेती प्रायः मानसून पर निर्भर करती थी, ठीक है। इस तरह का ये सिंपल सा है कि ऐसी कृषि जो जमीन के छोटे से टुकड़ों पर पुराने औजारों के से जैसे लकड़ी के हल, डावो, खुदाई करने वाली छड़ी आदि की मदद से की जाए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। यह खेती मानसून पर निर्भर करती है। गहन का मतलब होगा कि जिसमें रासायनिक उर्वरक भी छिड़काव करेंगे, यानी कि आज जो आप प्याज की खेती करते हैं, ठीक है, वहाँ कौन सी खेती आएगी जिसमें सिंचाई करने से अधिक मुनाफा होता है, ठीक है। गेहूं जो हो गया है वहाँ आपकी गहन जीविका कृषि हो गई। कुछ क्षेत्रों में वो निर्वाह कृषि भी मानी जाएगी, क्योंकि निर्वाह का मतलब जिसके लिए जीवन यापन करे। जैसे 2 किसान हैं, ध्यान समझिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, दोनों ही खेती है। एक तरफ दोनों ही प्याज मान लीजिए, 2 ही गेहूं, जैसे गेहूं और प्याज से हम समझेंगे। अब जो प्याज है, एक किसान के पास है 1 एकड़ जमीन, ठीक है, या 2 एकड़ जमीन मान लीजिए आप, ठीक है, और एक किसान के पास में है आपकी, ठीक है, एक किसान के पास कितनी जमीन है, मान के चलिए 15 एकड़ जमीन है। अब ये जो गेहूं बोएगा ये अपने परिवार के पालन के लिए ही बोलेगा, थोड़े बहुत बेच पाएगा, लेकिन क्या ये 15 एकड़ वाला केवल अपने ही घर के लिए ही पैदा करेगा, क्या बेचने के लिए पैदा करेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं। इसी तरह प्याज में भी जो थोड़ी बहुत बोएगा 1-2, ठीक है, जिसको पाली बोलते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रों में सरी कहते हैं, 1-2 सरी में जो प्याज बोएगा वो इसलिए बोएगा खाली घर में जो खाने के लिए बोएगा, ठीक है, और जो ज़्यादा बोएगा 1-2 एकड़ में वो बेचने के उद्देश्य से। तो ये जो दोनों ही खेती है, जो कम क्षेत्र में की जाएगी, जो अपने घर के हिसाब से की जाएगी, वो कहलाएगी आपकी निर्वाह कृषि, और गहन हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, बिजनेस के लिए एक तौर पे करेगा, ठीक है। अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर आप लिख लीजिएगा ढूंढ के, कंप्लीट नहीं किया बच्चों ने, जैसा मिला वैसा आपके लिए तुरंत ही सॉल्यूशन दे दिया। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। औद्योगिक संसाधनों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार से विसर्जित करने से रोकना चाहिए, ठीक है। पवन हंस क्या है देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद पाइपलाइन परिवहन के महत्व,
ठीक है। व्यापार क्या है, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना है। ठीक है, व्यापार क्या है, राज्यों और देशों के में व्यक्तियों के बीच होने वाला आदान प्रदान जो वस्तुओं का होगा वो व्यापार कहलाएगा। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूं ताकि कम समय में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, और आपके पास समय भी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आप तो ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार दो बार पढ़ोगे जिसमें पूरा याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूं आपको कम समय में, क्योंकि आपके पास समय ही कितना बचा है। ठीक है, पर हाँ, जो बच्चे को वास्तव में, ठीक है, बिल्कुल टॉप करना है, बिल्कुल चिंता मत करिए, 75 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, इसी पेपर में से आपके 65 नंबर का आने वाला है, 100%, यानी 10 नंबर का। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे पूरे याद नहीं करते, जिस बच्चे ने कर लिया ना, ठीक है, टॉप करेगा। ठीक है भैया, अल्प बेरोजगारी क्या है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना करिए, कोई आपको चिंता नहीं करनी है, 1 रुपया किसी को शुल्क भी नहीं देना है। ठीक है, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 18 हो गया है, ये 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 18 का थोड़ा है, वन्य प्राणी क्यों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि ये मैंने जो क्वेश्चन है रोलेट एक्ट वाला और जलियांवाला बाग वाला, पहले आपको जो एमपी प्रश्न बताए थे, जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की इस चैनल से, ठीक है, वो समझ गए होंगे कि पहले मैंने बता दिया है ये प्रश्न। बहुजन समाज पार्टी में सार्वभौम विचार और संगठन का वर्णन कीजिए। और ये अंतिम प्रश्न जो बच्चे ने यहाँ पर नहीं लिखा, आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है, 1 या 2 प्रश्न नहीं मिल पाए, वो उनको छोड़कर। देखिए, आपको जिस बच्चे को वास्तव में 75 में से 75 नंबर चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि हम 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 4 तरह के पेपर में मौजूद बता रहा हूँ आपको, इसको आप मान लीजिए ए, या भी आप पहला मान लीजिए, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तरह के पेपरों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि 75 में से आपका 1 नंबर भी कट जाए तो फिर मेरी पूरी जवाबदारी है। ठीक है, एक पेपर के भरोसे हम इसलिए नहीं रह सकते, हो सकता है इसमें से पूरे आ जाए, ठीक है, नहीं आए तो, क्योंकि हमें 10th क्लास में केवल एक बार पेपर देना और अच्छे से पेपर देना है, बस यही हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, और हम आगे जीवन में आगे बढ़े। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। बाकी जो 3 वीडियो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।